नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीएड 2022 के क्वेश्चन पेपर को। तो वो लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैंने वर्ष 2015 से लेकर 22 तक के जितने भी एंट्रांस एचपीओ ने बीएड के करवाए हैं उन सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व किया है और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो वर्ष 2022 का क्वेश्चन पेपर को मैं 4 डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करूँगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे जीके की, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हिंदी की, तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश की बात करेंगे हम सेकंड में, और तीसरे में हम बात करेंगे मैथ्स की, और चौथे में हम बात करेंगे एप्टीट्यूड वाला जो आपका सेक्शन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि हम जब जीके वाले सेक्शन को भी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम उसके आसपास उस क्वेश्चन के आसपास जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जो मैं लोग मुझसे अभी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार। देखिए, पहला प्रश्न ही बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन इन्होंने पिछले साल पहला ही प्रश्न पूछ लिया। तो ये पहला प्रश्न क्या है कि यशवंत सिंह परमार कितने दिनों के लिए आपके जो सीएम रहे। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो यशवंत सिंह परमार है वो 4 बार 4 टाइम्स क्या रहे, एचपी के सीएम रहे। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम वो बने कब थे, वो बने थे 24 मार्च 1952 को वो फर्स्ट टाइम क्या बने थे, सीएम बने थे। तो यहाँ से 2 बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार। मैंने अभी कहा आपको कि 4 बार वो सीएम बने। अब हम यहाँ से एक एस्टीमेट लगाने की कोशिश करते हैं। तो यदि देखो, जब कोई सीएम एक बार सीएम बनता है तो कितने सालों के लिए बनता है, वो 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए बनता है। अच्छा, यदि वो 4 टाइम्स बन रहा है तो कितने सालों के लिए बन रहा होगा, लगभग 4 × 5 अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स के लिए। ओके, तो ये एग्जैक्टली 20 साल के लिए तो यशवंत सिंह परमार नहीं बने थे, पर जैसे मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब 20 साल के लिए 20 सालों तक रहे, मान लीजिए मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए, तो 20 सालों तक रहे होंगे। तो एक साल में कितने दिन होते हैं जी, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो 20 साल में कितने दिन होंगे, 365 मल्टीप्लाइड बाय 20, 365 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7300 निकल करके आएगा। तो यदि मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो लगभग कितने दिनों के लिए रहे होंगे वो, 7300 दिनों के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे 20 सालों के लिए नहीं रहे हैं वो, ठीक है, वो लगभग 16-17 सालों तक रहे हैं। तो फिर भी मोटा मोटा आइडिया लगभग फिर भी 5-1 हज़ार दिनों तक तो लगभग रहे ही होंगे। अब आप ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1699 दिन, 365 दिन, 545 दिन, 409 दिन। अब देखिए, यदि मैं इनकी बात करूं तो यहाँ से आपका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब 5000 के कोई आसपास भी नहीं है। अब 1699 दिन लगभग कितने होते हैं, लगभग 4.5 साल, 5 साल। ठीक है, पर हमने यहाँ पे देखा कि वो तो 4 टाइम्स बने हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 डेज के आसपास यदि कुछ यहाँ पे होता इस तरह का तो उसके साथ हम जा सकते थे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिकी था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, सारे के सारे रॉन्ग ऑप्शन थे। तो जो बीएड की ऑफिशियल आंसर की थी, उन्होंने क्या किया था, 1 मार्क जो था, 1 मार्क सभी को दे दिया था। किसका, इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, 1699 दिन, तो जैसे मैंने कहा कि 4 ही साल होते हैं। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न इतना ट्रिकी था। तो कुछ लोग क्या आ गए होंगे, पहले ही प्रश्न देख करके क्या प्रेशर में आ गए होंगे कि यार अब कैसे होगा। ठीक है, ये तो पहला ही प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको एकदम से प्रेशर में नहीं, जब आप पेपर देते हो तो एकदम से आपको प्रेशर में नहीं आना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो अब रिवर की बात करते हैं जी, रिवर की बात करते हैं। तो रिवर की जब मैं बात करता हूं तो आपको अभी मैं साथ लिखते जाना है। सतलुज रिवर है आपकी, व्यास रिवर है, व्यास लिख रहा हूं मैं, व्यास रिवर है। उसके बाद आपकी रावी रिवर है, उसके बाद आपकी चिनाब रिवर है, और उसके बाद आपकी यमुना रिवर है। ओके, अब सतलुज
अब देखिए दो नाम होते हैं, एक होता है वैदिक नाम, उसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे वी, और एक होता है संस्कृत नाम एस। ठीक है, तो सतलुज का क्या वैदिक नाम है? शतुद्री, शतुद्री, शतुद्री। ठीक है, शतुद्री, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्रह, शतुद्रह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यास का। व्यास का क्या नाम है? व्यास का नाम है अर्जकिया, अर्जकिया। और इसका संस्कृत नाम क्या है? विपाशा, विपाशा। ठीक है, अच्छा अब रावी का, रावी का वैदिक नाम की बात करते हैं, पुरुषानी। और संस्कृत नाम क्या है? इरावती, इरावती। ठीक है, और चिनाब का, चिनाब का एक ही नाम है वैदिक, वो है असिकनी, असिकनी। ठीक है, और यमुना का क्या है? कालिंदी, कालिंदी वैदिक नाम। ओके, तो ये नाम है किसके? ये इन जो ये रिवर्स हैं और ये इनके नाम हैं। अब बात करते हैं कि मैंने आपको जब ये याद करनी होगी रिवर, इसी ऑर्डर में आपको याद करनी है। इसी ऑर्डर में मैं क्यों कह रहा हूँ? ये किस तरह का ऑर्डर है? ये है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट है ये। ठीक है, लॉन्गेस्ट का मतलब सतलुज रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर बहती है? सतलुज रिवर बहती है। उसके बाद व्यास रिवर, उसके बाद रावी रिवर, उसके बाद चिनाब रिवर, और उसके बाद यमुना रिवर। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है? सतलुज, उसके बाद व्यास, उसके बाद रावी, उसके बाद चिनाब, उसके बाद यमुना। उसने बात की थी लॉन्गेस्ट रिवर की, तो वो क्या हो जाएगा? सतलुज रिवर हमारी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी। अच्छा, यदि वो बोलता कि घनत्व के हिसाब से, डेंसिटी, वाटर डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी रिवर बोलता, तो सबसे वाटर डेंसिटी के हिसाब से कौन सी रिवर हो जाती? चिनाब रिवर हमारी सबसे बड़ी हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कितने क्वेश्चन साथ में कर दिए। एक तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम जो हमारी रिवर्स थी उनके हमने कर दिए, और साथ ही साथ सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और सबसे शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट सतलुज, सबसे शॉर्टेस्ट यमुना। और डेंसिटी वाइज, वाटर की डेंसिटी वाइज मतलब घनत्व के हिसाब से, बहाव के हिसाब से कौन सी रिवर में सबसे ज़्यादा बहाव है? तो वो चिनाब रिवर है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें होती है इन नेम्स को याद रखने में। ठीक है, इन नेम्स को याद रखने में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वैदिक नाम जो होते हैं आपके। अच्छा, इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? आपको रखना है याद ABPI। ठीक है, ABPI इतना याद रखना है आपको। AB अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होते हैं? AB से शुरू होते हैं, तो वैसे ही ABPI। ओके, अब इसमें क्या है? देखिए सतलुज का तो सबको पता, बच्चे को पता होगा कि वैदिक नाम और संस्कृत नाम सबको पता होगा। ठीक है, यमुना का भी कालिंदी पता होगा सबको। ठीक है, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? व्यास और रावी में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उस तरह से चिनाब का भी आपको पता लग जाएगा कि असिकनी होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज होंगे व्यास और रावी में, तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या याद रखना है? ABPI। ए से क्या होता है? अर्जकिया, बी से क्या होगा? विपाशा, पी से क्या होगा? पुरुषानी, आई से क्या होगा? इरावती। तो ABPI, तो इस तरह से आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो ABPI। ए से देखो वैदिक नाम स्टार्टिंग में लिखे हैं मैंने और संस्कृत नाम बाद में लिखे हैं, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है ABPI। तो असिकनी, सॉरी अर्जकिया, विपाशा, पुरुषानी, इरावती। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। अब जो बाकी के नाम जैसे असिकनी है, असिकनी फिर आपको याद रह जाएगा, खुद से याद रह जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। अच्छा, यदि अर्जकिया विपाशा का है तो असिकनी ऑब्वियसली बात है चिनाब का ही होगा। यमुना का क्या है? कालिंदी, यमुना का क्या है? कालिंदी। इस तरह से आपको याद करने हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस तरह से अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, नंबर 3 की बात करते हैं। तो आज हो सकता है शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ठीक है जी, प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो मेरी पहले से वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि जो फर्स्ट इन हिमाचल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन हिमाचल की सबसे पहले जो चीज़ें हिमाचल में घटी हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम न्यायाधीश कौन है? MH बेग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब इसके साथ साथ आपको फर्स्ट कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे हमारे? फर्स्ट, अब लिखना साथ साथ लिखते रहना, चीफ कमिश्नर। ओ, थोड़ा हैंड राइटिंग का ध्यान रख देना आपने खुद से। फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे हमारे? NC मेहता। कौन थे हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर? NC मेहता थे। ठीक है,
ओके, फर्स्ट चीफ कमिश्नर हो गया। इसके बाद हमारे को और क्या लिखने की जरूरत है? फर्स्ट डिप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? ठीक है, डिप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो फर्स्ट डिप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे हमारे? ईपी मून। कौन थे? ईपी मून। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया। इसके अलावा और क्या हमें यहां से याद रखने की जरूरत है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हमारे? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह। ओके, तो इसके बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। अब इसके साथ साथ हमें और क्या याद रखना है कि फर्स्ट ओके, इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे? फर्स्ट गवर्नर थे हमारे एस चक्रवर्ती। तो इस तरह से आपको साथ साथ में चलते जाना है। ओके, और अगर मैं फर्स्ट की और की बात करूं तो और क्या? फर्स्ट प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जयवंत राम। कौन थे? जयवंत राम, ठीक है, जयवंत राम। और साथ ही साथ प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको भी पता चल गया, एमएच बेग थे। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त कौन थे? प्रथम हमारे टीवीआर टाटाचारी, ठीक है, टीवीआर टाटाचारी। तो इस एक क्वेश्चन से हमने देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता, डिप्यूटी चीफ कमिश्नर ईपी मून, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे पहले? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? एस चक्रवर्ती। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयवंत राम। और फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे? टीवीआर ताताचारी। तो इस तरह से हमारे इतने सारे क्वेश्चन इससे बन गए। ये सब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको बताए, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने फर्स्ट इन हिमाचल अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे डाल दिया है। फर्स्ट इन हिमाचल जो भी इंपॉर्टेंट है वो अलग से आपको फोटोज वहाँ पे मैंने डाली है, तो वहाँ से आप और अच्छे से अगर जो पढ़ना चाहता है वहाँ से देख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है गसोता फेयर इज एसोसिएटेड विद, कहाँ से गसोता फेयर कहाँ से रिलेटेड है? हमीरपुर से रिलेटेड। कहाँ मनाया जाता है गसोता फेयर? हमीरपुर में मनाया जाता है। अब फेयर से रिलेटेड बात करते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फेयर की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर है। तो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर होता है जो जिसका नाम है छेचू, ठीक है, छेचू। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मंडी में। छेचू फेयर कहाँ मनाया जाता है? मंडी में। इसी तरह, और इस फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? हिंदू, बौद्ध और सिखों के लिए, तीनों के लिए इसका धार्मिक महत्व है इस त्योहार का। और कहाँ मनाया जाता है? रिवालसर जो लेक है, रिवालसर, ठीक है, रिवालसर, ठीक है, यहाँ पे मनाया जाता है छेचू फेयर। 6 लिखा है मैंने ये, ठीक है, छेचू फेयर। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट फेयर कौन सा फेयर है इंपॉर्टेंट जो है? सिप्पी फेयर, ठीक है, सिप्पी मेला कहाँ मनाया जाता है? मशोबरा में। कहाँ मनाया जाता है? मशोबरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बोल रहा हूँ जो मतलब आम लोग भूल जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि होली कहाँ मनाई जाती है, जो नलवाड़ी कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, लवी मेला कहाँ मनाया जाता है, ये सभी आपको पता होंगे। पर जहाँ पे लोग जो भूल जाते हैं वो वाले मैं आपको बताता हूँ, और जो पेपर में आते हैं, क्योंकि जो सबको आते हैं वो पेपर में नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो लोसर कहाँ मनाया जाता है जी? लोसर, और एक लोसर होता है, एक है फुलैच, ठीक है, फुलैच। ये बहुत से लोगों को पता भी होगा, ठीक है। लोसर कहाँ मनाया जाता है आपका? किन्नौर और लाहौल स्पीति में। किन्नौर प्लस लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। फुलैच को और क्या बोलते हैं? एक और नाम है फुलैच का, उखियांग, ठीक है, उखियांग भी बोलते हैं इसको। और ये कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर में। अब एक बार कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि न्यू ईयर कौन सा वाला होता है, कि कौन से वाले त्योहार को न्यू ईयर का त्योहार बोलते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में? तो यही वो त्योहार है। कौन सा त्योहार है? लोसर वाला त्योहार, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यू ईयर की तरह भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सुई मेला आपने सुना होगा, सुई मेला कहाँ मनाया जाता है जी? सुई मेला मनाया जाता है चंबा में, ठीक है। और सुई मेला के अलावा डुंगरी मेला आपने सुना होगा, डुंगरी मेला कहाँ मनाया जाता है? डुंगरी मेला मनाया जाता है आपका कुल्लू में। देवी हिडिंबा को समर्पित है ये मेला, डुंगरी मेला, ठीक है। वैसे ही धामू शाह मेला कहाँ मनाया जाता है? धामू शाह मेला कहाँ मनाया जाता है? कांगड़ा में। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको मेले बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हो सकता है आपने इन मेलों में से बहुत से मेले फर्स्ट टाइम भी सुने हो,
ठीक है। तो पेपर में जैसे मैंने कहा आपको कि वही प्रश्न पूछता है वो जहाँ पे उसको लगता है कि इसका जवाब देने में सामने वाला उसको इसका जवाब नहीं आएगा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। इसके साथ देखो एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर दिए, तो इसको आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। गौरी देवी का टिब्बा। गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में है? ओके, गौरी देवी का टिब्बा। अब देखो चोटी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, आपको चोटी से रिलेटेड प्रश्न आ गया। तो गौरी देवी का टिब्बा तो आपको सीधे पता है कि चंबा में है, ठीक है। तो कहाँ है ये? चंबा में है। अब कौन कौन से टिब्बे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टिब्बे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चोलांग चोटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी ये चोलांग। चोलांग चोटी कहाँ है? कांगड़ा में, कांगड़ा में, ठीक है। ये पेपर में बहुत से पेपरों में इसको पूछा जाता है चोलांग चोटी को। अब क्या करते हैं हम? बेसिकली कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। किस तरह का कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते हैं हम कि जो लांग वाले हैं, जैसे लछांगला, परांगला, इस तरह की जो चोटियाँ होती है वो आपकी लाहौल स्पीति में होती हैं। तो यहाँ पे हम गलती कर लेंगे यदि उस कॉमन सेंस से हम लगाएंगे चोलांग को, ठीक है। तो वो कहाँ हम सोचेंगे कि लाहौल स्पीति में, और वो ऑप्शन भी देगा आपको। पर चोलांग कहाँ है? कांगड़ा में। कहाँ है चोलांग? कांगड़ा में चोलांग है। अच्छा, अब नेक्स्ट है परांगला, ठीक है। परांगला में अब देखो यदि आप कॉमन सेंस से चलेंगे तो इसमें भी आप लाहौल स्पीति या किन्नौर में से कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपको अजीब से नाम लग रहा है। हम यही सोचते हैं कि जो अजीब से नाम होते हैं वो लाहौल स्पीति होगा या कांगड़ा होगा, सॉरी किन्नौर होगा। पर परांगला कहाँ है? कुल्लू में। कहाँ है? कुल्लू में। यही इन्हीं 2 प्रश्न को बहुत बार पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो चोलांग चोटी कांगड़ा में है, परांगला कहाँ है? कुल्लू में, ठीक है जी। और साथ ही साथ पतालसू कहाँ है? पतालसू भी कुल्लू में है जी, ठीक है। पतालसू भी कहाँ है? कुल्लू में। और सोलांग कहाँ है? सोलांग वैली आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत से आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे वहाँ के, वो भी कहाँ है? कुल्लू में ही है सोलांग, ठीक है जी। और जाखधार कहाँ है? जाखधार कहाँ है? हमीरपुर में, ठीक है। ओके, हमीरपुर में। और हमीरपुर में कौन कौन सी धार है? 16 सिंगी धार है, 16 सिंगी धार, ठीक है। 16 सिंगी धार ये भी कहाँ है? हमीरपुर में ही है। और साथ ही साथ एक और धार है जिसको हम बोलते हैं चबूतरा धार। ये भी कहाँ है? ये भी हमीरपुर में ही है। तो ये अब देखो, यहाँ से मैंने सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चोटियाँ बताई हैं। अगर मैं थोड़ी सी आपको मंडी की ओर ले जाऊँगा, ठीक है। हमीरपुर का हमारे को पता चल गया, ठीक है। कुल्लू का हमारे को पता चल गया, कांगड़ा का हमारे को पता चल गया। थोड़ा मंडी की कुछ एक धार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिकंदर धार कहाँ है? सिकंदर धार, ठीक है। तो सिकंदर धार आपकी कहाँ है? मंडी में, ठीक है। और सिकंदर धार के साथ साथ आपकी घोघर धार भी मंडी में है, घोघर धार, ठीक है। और कौन सी है मंडी में घोघर धार के अलावा? कुन्नू धार भी मंडी में है, ठीक है। कुन्नू धार, ओके, कुन्नू धार भी मंडी में है। और इसके साथ साथ टारना धार भी कहाँ है? मंडी में, टारना धार। और टारना माता का मंदिर भी मंडी में ही है, ठीक है। तो इस तरह से मंडी में, ये भी मंडी में और ये भी मंडी में। तो देखिए एक ही प्रश्न से हमने कितने सारे क्वेश्चन याद कर दिए। ये सारी की सारी जो मैंने धारें बताई कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं आपसे, तो सारी की सारी धार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हु फाउंडेड गुलेर स्टेट। गुलेर स्टेट की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गुलेर स्टेट आपको पता है कहाँ है? कांगड़ा जो कांगड़ा राज्य था पुराना हमारा, उसका एक पार्ट था। कौन? गुलेर स्टेट उसका पार्ट था। अच्छा, यहाँ पे आपको कांगड़ा की जितनी भी रियासतें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। कांगड़ा की जितनी भी रियासतें हैं और किसने उसकी स्थापना की थी। सबसे पहले कांगड़ा की खुद की बात कर लें तो भूमिचंद ने की थी। किसने की थी कांगड़ा की स्थापना? भूमिचंद ने की थी। अच्छा, तो उस समय भूमिचंद ने जब इसकी स्थापना की उस समय लाहौर में क्या थी? इसकी राजधानी लाहौर में थी। फिर एक 234 इन्हीं की पीढ़ी का एक राजा हुआ, 234वां राजा जिसको हम कहते हैं सुशर्मा चंद ने क्या किया? जो कांगड़ा किला है उसकी स्थापना की, ठीक है। और जो राजधानी है वो कहाँ ले आए? वो उसके बाद कांगड़ा शिफ्ट कर दी उन्होंने। त्रिगर्त हम आज की डेट में जानते हैं, तो उसकी स्थापना किसने की थी? सुशर्मा चंद ने हमें की थी, ठीक है जी। तो सुशर्मा चंद ने क्या किया था? त्रिगर्त जालंधर के कांगड़ा में किले की स्थापना किसने की थी? सुशर्मा ने की थी। उसके बाद तो देख सकते हैं आप कांगड़ा जो रियासत है बहुत पुरानी रियासत है हमारी, जो महाभारत काल है उससे भी पुरानी की हमारी रियासत है, ठीक है। उसके बाद कांगड़ा की जो रियासत थी वो बहुत बड़ी रियासत थी। उससे सबसे पहले जो रियासत उससे अलग हुई उसका नाम था जसवां राज्य। कौन सबसे पहले अलग हुआ? जसवां
जसवां राज्य जो है या वो सबसे पहले कांगड़ा से अलग हुआ, कितने में अलग हुआ वो? 1170 में। 1170 में। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि कांगड़ा जो राज्य था उससे सबसे पहले अलग होने वाली रियासत कौन सी थी? जसवां रियासत थी। तो जसवां रियासत 1170 में अलग हुई। और किसने स्थापना की थी इसकी? पूरबचंद ने। किसने की थी? सॉरी, पूरबचंद ने नहीं, हाँ पूरबचंद ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजपुर इसकी राजधानी थी। राजपुर क्या थी इसकी राजधानी थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये राजपुर जो मैंने लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, या इससे पहले की बात करते हैं, इससे थोड़ा पहले की बात करते हैं, लगभग 1000 की, 1000 की बात करते हैं। तो उस समय एक रियासत थी जिसका नाम आप जानते हैं, नूरपुर रियासत की स्थापना, ठीक है, कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? जेठपाल ने की थी। जेठपाल ने की थी। वर्ष 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है कि नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? जेठपाल ने की थी। अब देखिए वर्ष 2022 में उसने पूछा जसवां राज्य की स्थापना किसने की थी? सॉरी, जसवानी गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, और अब ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कांगड़ा रियासत से वो फिर से पूछेगा आपसे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि 2 सालों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, अब तो इसके बाद बात करते हैं गुलेर रियासत की। गुलेर रियासत की बात करते हैं तो गुलेर रियासत की स्थापना कब की गई थी? 1405 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? हरिचंद ने की थी। हरिचंद ने, ठीक है जी, हरिचंद ने किसकी गुलेर रियासत की स्थापना की थी? 1405 में। अब उसके बाद बात करते हैं 1450 की। 1450 में कौन सी रियासत की स्थापना हुई थी? सिब्बा रियासत की स्थापना हुई थी। सिब्बा रियासत की स्थापना, ठीक है। और किसने की थी ये की थी शिवरामचंद्र ने। किसने क्या की थी? शिवरामचंद्र ने। शिवरामचंद्र, ओके वेट अ मिनट, शिवरामचंद्र ने की थी, ठीक है, ओके, शिवरामचंद्र ने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद दत्तारपुर की, ठीक है। दत्तारपुर एक रियासत है कांगड़ा की, उसकी स्थापना किसने की थी? दत्तारचंद ने की थी। दत्तारचंद ने की थी। और कब की थी ये की थी आपकी 1550 ईस्वी में। 50 ईस्वी में, ओके। तो यहाँ से कांगड़ा रियासत की जितनी भी इम्पॉर्टेंट जितनी भी आपकी रियासत थी और उनकी राजधानी थी और किसने स्थापित की थी वो मैंने आपको लगभग सारी बता दी है। तो यहाँ से आपको सब, तो देखिए इस बार गुलेर उन्होंने पूछा, उससे पिछली बार उन्होंने क्या पूछा था? नूरपुर वाला पूछा था कि जेठपाल किसने की थी स्थापना। तो ऑब्वियस सी बात है, जसवां पूछ सकते हैं आपसे, सिब्बा पूछ सकते हैं, दत्तारपुर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कांगड़ा की जितनी भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में, ठीक है, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कुछ एक महीने बिताए थे। तो कहाँ बिताए थे उन्होंने? डलहौजी में बिताए थे। कुछ एक महीने कहाँ बिताए थे उन्होंने? डलहौजी में बिताए थे। ओके, तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर कुछ महीने कहाँ बिताए थे उन्होंने? डलहौजी में। तो यहाँ से अगर कुछ एक और प्रश्न की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी फर्स्ट विजिट कब किया था महात्मा गांधी ने शिमला को? फर्स्ट विजिट टू शिमला, ठीक है, कब किया था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कब किया था फर्स्ट विजिट? तो ये किया था उन्होंने 1921 में। 1921 में पहली बार महात्मा गांधी आए थे। और सेकंड विजिट कब किया था उन्होंने? 10 साल बाद किया था, 1931 में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और जो एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट विजिट वाला, ये शायद वर्ष 2021 के पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड टू लीव हिज सन एज द हॉस्टेज एट अकबर्स कोर्ट? किसको अपने बेटे को एक बंधक के तौर पर जो है अकबर के दरबार में रखना पड़ा? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जगत सिंह, चतर सिंह, विधि सिंह या फिर सवाई मान सिंह। तो यहाँ का इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि सिंह। तो विधि सिंह कहाँ के थे? कांगड़ा रियासत के राजा थे, ठीक है, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, मुगलों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसके तहत क्या किया गया, उनके बेटे को एज ए हॉस्टेज उन्होंने अपने दरबार में रखा। तो यहाँ से अब आपको 2-4 प्रश्न यहाँ से मैं बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट से हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कांगड़ा का जो था, तो कांगड़ा के उस समय राजा कौन थे? तो वो थे पृथ्वीचंद। कौन थे? पृथ्वीचंद थे, ठीक है जी। एक मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय, कब उन्होंने आक्रमण किया था ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उन्होंने किया था 1337 में, 1337 में किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उनके बेटे थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है जी। फिरोज शाह तुगलक ने कब अटैक किया था? 1365 में, 1365 में अटैक किया था। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? रूपचंद थे। कौन थे? रूपचंद यहाँ के राजा थे। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, ठीक है। अब एक और महमूद गजनवी, ठीक है जी, महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी ने जब अटैक किया तो उस समय कब किया उन्होंने? 1009 ईस्वी में अटैक किया था। उस समय कौन थे? यहाँ के कांगड़ा के कौन थे राजा? जगदीश चंद्र थे। कौन थे? जगदीश चंद्र थे, ठीक है, जगदीश चंद्र थे। अच्छा, तो इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होनसांग जो थे, होनसांग ये कौन थे? चाइना के एक ट्रैवलर थे होनसांग, ठीक है। 635-36 ईस्वी के आसपास ये हिमाचल आए थे। जब ये हिमाचल आए तो उस समय कांगड़ा के कौन राजा थे? तो वो कौन थे? उतीतों कांगड़ा के राजा थे, ठीक है, या फिर उदीमा भी उनको कहते हैं, उदीमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी रिसेंटली आपसे जो एक एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ज़रा? क्वेश्चन नंबर 9, ओके, ऑन विच स्ट्रीम इज, कौन सा है बोल रहा है ये? धामवारी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पे बनी हुई है, ठीक है। धामवारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ, कौन सी जल धारा पे बना हुआ है? तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यदि कहूँ तो यहाँ से एक प्रश्न, मतलब 100% आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये इस वाले सेक्शन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ इसकी, तो ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये बना है पब्बर नदी पे। अच्छा, जब मैं पब्बर नदी की बात करता हूँ तो क्या यहाँ पे कोई और भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, यहाँ पे एक और है जिसका नाम है सावड़ा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। कितने का मेगावाट का है? 111 मेगावाट का है, ठीक है। और किस नदी पे बना है? पब्बर नदी पे। तो पब्बर नदी पे आपको 2 बांध आपको पता लग गए, एक धमवारी सुंडा, ये कितने का है? ये 70 मेगावाट का है, ठीक है, 70 मेगावाट का है। और सावड़ा कुडू जो कि 111 मेगावाट का है, ठीक है। इसके साथ साथ अलग अलग रिवर्स पे जो बने हुए हैं उनको याद करने की भी आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हिमाचल प्रदेश बिकेम स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का राज्य, कौन सा राज्य बना हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा राज्य बना? 18वां राज्य बना। बहुत से आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। अब यहाँ से और क्या क्या जानने की हमें ज़रूरत है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई भाई? 15 अप्रैल 1948 को हुई। और कौन सा राज्य बना? 18th स्टेट बना, ठीक है, इतना तो आपको पता है। अच्छा, यदि मैं बात करूँ एरिया की, कितना एरिया है? 55,673 73 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। एरिया वाइज कौन से नंबर पे आता है? पहले बात करते हैं कि इंडिया के क्षेत्रफल का कितना % है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल? तो 1.7% है। किसका? भारत के क्षेत्रफल का। और कौन सा स्थान आता है आपका? 18th पोजीशन ही आती है। तो यहाँ से आपको याद रखना इजी होगा कि 18वां ही स्टेट बना था और 18वां ही क्षेत्रफल के आधार पे भी 18वां ही राज्य है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज कितनी है? 68 लाख के अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, 68 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जो कि आपकी इंडिया की पॉपुलेशन की कितनी है? 0.57% है, 0.57% है। और पॉपुलेशन के हिसाब से 29 राज्यों में कौन से नंबर पे आता है? 21st पोजीशन पे आता है। कौन? हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारे आंसर मिल गए, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन साथ में भी सॉल्व कर दिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड, अब देखो, लॉर्ड ब्रूइस वेनिजुअल
इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि थोड़ा मैंने गलत कर दिया हो, पर लॉर्ड ब्रुइस वेंजुअल, ठीक है, कौन से लेक के किनारे इनका टेम्पल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपने जो ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डल लेक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, जो लेक्स हैं, लेक्स के आसपास कौन से मंदिर हैं, ठीक है, कौन सी शैली से बने हैं। जैसे कि एक लेक है पराशर लेक, ठीक है, पराशर ऋषि का मंदिर है, पगोड़ा शैली से बना हुआ है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इस तरह से आपको लिंक करके कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मंडी जिले किस शहर के पास मछियाल झील है, मछियाल झील है। ठीक है, मछियाल लेक मंडी जिले के कौन से, देखो यहाँ पे उन्होंने शहर पूछा है, ये ऐसा नहीं पूछा इन्होंने कि मछियाल झील कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, जोगिंदर नगर शहर के आसपास। तो अब आपको क्या करना होता है, अब ये ट्रेंड देखने को मिला है कि ये डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, जो भी एंट्रांस हो रहे हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली सबने याद कर दिया होता है कि ये लेक यहाँ है, ये लेक यहाँ है। अब वो क्या पूछते हैं, आसपास की अवेयरनेस जानने की कोशिश करते हैं, क्या उस लेक के पास जो शहर बसा है, जो उसके नज़दीक जो शहर है, क्या उसके बारे में भी पता है। तो इस तरह से आप जब भी आप जियोग्राफी को पढ़ें तो हमेशा मैप से पढ़ें, मैप की हेल्प से, कि अच्छा अगर यदि ये वाली झील यहाँ पे है तो कौन से शहर से ज़्यादा नज़दीक है, ये किस शहर के पास बसी है, या यहाँ के आसपास की क्या ज़्यादा स्पेशलिटी है। तो जहाँ तक मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कुछ एक झील जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मछियाल झील है। तो देखो जो ये मछियाल झील है ना, ये दो डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक तो मंडी में है, ठीक है, और एक कांगड़ा में है। कांगड़ा में भी सेम झील है, मछियाल झील कांगड़ा में भी है, एक मछियाल झील मंडी में भी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा और कौन सी झील है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट झील मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे कि तैरते हुए टापू की झील किसे कहते हैं, बच्चों को पता होगा, ये तैरते टापुओं की झील। ठीक है, टापुओं की झील किसे, तैरते टापुओं की झील किसे कहते हैं, रिवालसर को। अच्छा, रिवालसर के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन। रिवालसर के बारे में एक तो भाई अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि छेदछू मेला कहाँ लगता है, भाई छेदछू मेला कहाँ लगता है, रिवालसर रिवर के पास लगता है छेदछू मेला। ठीक है जी, और किससे रिलेटेड है, ये तीनों धर्मों से रिलेटेड है, हिंदू, बौद्ध और सिख। ठीक है, यहाँ पे किसको, पद्म संभव जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनकी जन्मस्थली माना जाता है इसको। ठीक है, और ऋषि लोमेश ऋषि से भी रिलेटेड है, ये लोमेश ऋषि से भी रिलेटेड है, कौन, हमारी रिवालसर झील लोमेश ऋषि से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, और तीनों जो हिंदू बौद्ध और सिख, तीनों का क्या है, धर्मस्थल है ये, कौन, रिवालसर झील। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं पराशर झील की। पराशर झील के पास एक मंदिर है, पराशर ऋषि का मंदिर है जी। उसको किसने बनाया था, पराशर मंदिर को किसने बनाया था, पराशर मंदिर को बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर को किसने बनाया था, ये बनाया था आपका बाणसेन ने। किसने बनाया था, बाणसेन ने इस मंदिर को बनाया था। ओके, इसके बाद कुछ एक और इंपॉर्टेंट झील की बात करता हूँ मैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक इंपॉर्टेंट झील की बात करता हूँ। गड़ासुरु झील कहाँ है, गड़ासुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। गड़ासुरु झील कहाँ है, ये चंबा में है। और इसके साथ साथ चंद्रकूप झील कहाँ है, चंद्रकूप झील बताइए कहाँ पे है, ये भी चंबा में है। और लामा और महाकाली कहाँ है, लामा और महाकाली। ओके, ये सारी की सारी झील कहाँ पे है, चंबा में है, ये चंबा में। ओके, चंबा में है ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुल्लू में कुछ एक जो इंपॉर्टेंट झील है, मनतलाई झील, बहुत इंपॉर्टेंट, मनतलाई झील। ठीक है, मनतलाई झील हो गया। हंसा झील कहाँ है, हंसा झील। ठीक है, देवरी झील कहाँ है, देवरी झील कहाँ है। ओके, और इसके साथ साथ दशहर झील कहाँ है, दशहर झील कहाँ है। ठीक है, और नैनसर झील कहाँ है, नैनसर झील कहाँ है। ये सारी की सारी झील कहाँ है, हमारी कुल्लू में है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ एक और इंपॉर्टेंट झील अगर मैं बात करूं आपको, शिमला की इंपॉर्टेंट झील की बात करूं तो एक गढ़कुफर झील है जी, गढ़कुफर झील, कुफरा नहीं है, ये कुफर है। ठीक है, गढ़कुफर झील हो गया आपका। एक और झील है जिसका नाम है कराली झील। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ब्रडौनसर झील। कौन सी, ब्रडौनसर झील कहाँ है, ये भी शिमला में है। ये पूछा गया है नायब तहसीलदार में, लास्ट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रडौनसर झील, ये ब्रडौनसर झील किस किस के बीच में है, एक तो डोडरा क्वार और
सांगला के बीच में ब्रडौनसर झील है हमारी, ठीक है। ये कहाँ की है झील है? शिमला की। ये बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शिमला की है। अच्छा, इसके साथ साथ यदि मैं आपको सिरमौर की बता दूँ एक दो, सिरमौर की कौन सी है? सुकेती झील, ठीक है। मारकंडा झील और कौन सी झील है? ठीक है, सुकेती झील और मारकंडा झील कहाँ है? हमारी सिरमौर में है। तो इस तरह से ये सारी की सारी झीलें क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली झीलें ये है। किन्नौर में सोरांग झील, सोरांग झील कहाँ है? सोरांग झील कहाँ है? किन्नौर में, ठीक है। तो ये कुछ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झील थी, इसका पता आपको होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 55,673। 55,673 कहाँ है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं आपसे कि 1948 से पहले जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय गठन के समय हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया था? 27,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर 27,000 समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर 27,680 स्क्वायर किलोमीटर इस तरह से कुछ एरिया था हमारा उस समय का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हिमाचल प्रदेश गठन हुआ उस समय इतना था, उसके बाद देखो कितना बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ है हमारा जो एरिया था। मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट्स को हमने उसके बाद इसमें मिलाया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब गठन हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? गठन के समय हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे भाई। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? एक तो था चंबा, एक था महासू, ठीक है, महासू डिस्ट्रिक्ट 2, और एक था मंडी डिस्ट्रिक्ट, और एक और था जिसका नाम था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जब हमारा गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का, उस समय केवल 4 डिस्ट्रिक्ट से। महासू जिले में शिमला, जो हमारा अभी का शिमला है उसे महासू कहते थे, उसमें थोड़ा सोलन का रीजन भी आता था, थोड़ा सिरमौर का रीजन भी आता था, ठीक है। तो ये महासू डिस्ट्रिक्ट थी। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी यही महासू डिस्ट्रिक्ट थी। हम क्या बोलते, कितनी रियासतों को मिला के बना है भाई? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के बना है। उन 30 में से 27 रियासतें केवल महासू के पास ही थी। 26 रियासतें, सॉरी 27 नहीं, 26 रियासतें किसके पास थी? महासू के पास। और जो मंडी था वो मंडी और सुकेत 2 रियासतों से मिला के बना था। तो 26 और 2 28, एक सिरमौर रियासत थी 29, और एक चंबा रियासत थी 30। तो इस तरह से 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके हमारा हिमाचल प्रदेश बना था, जिसमें स्टार्टिंग में 4 ही जिला हुआ करते थे, उसके बाद इसमें जिलों की संख्या बढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14, चंबा राज्य के, देखो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं इंग्लिश में यदि मैं आपको इसको बताऊं, थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो ये है कि हु इज द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट? एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है? ठीक है, ये पूछना चाहता है वो, एंटिक्विटीज ऑफ चंबा के कौन है? जेपी वोगल, ठीक है, ये इसके लेखक है। ये प्रश्न नंबर 14 है। तो देखिए, जो बुक्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे कंफ्यूजिंग थोड़ी सी बुक्स हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो लगभग 76 बुक्स के आसपास या 75 बुक्स के आसपास हैं जो आपकी हिमाचल दर्पण में दिए हुए हैं। तो यदि आप लगातार कॉन्स्टेंटली इनको रिवाइज करते रहोगे तो एक गेस मारने के लायक नॉलेज आप डेवलप कर दोगे कि अच्छा ये इसके ऑथर हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक के नाम मैं आपको बता दूं। हिमालयन पॉलीएंड्री किसकी है? हिमालयन पॉलीएंड्री, ठीक है। अब मैं हिमालयन पॉलीएंड्री, ठीक है, हिमालयन पॉलीएंड्री होता क्या बेसिकली? पॉलीएंड्री होता है बहुपति प्रथा को हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। मतलब एक औरत एक ही होगी लेकिन उसके पति बहुत से होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत के समय में, ठीक है, उनके 5 पांडव थे और उनकी एक ही पत्नी थी। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। तो ये इस तरह की प्रथाएं पहाड़ी एरिया में पहले काफ़ी फेमस थी, ठीक है। तो हिमालयन पॉलीएंड्री, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसको किसने लिखा है? डीएन मजूमदार ने, डीएन मजूमदार, ठीक है। अब एक और बुक है सिमिलरली सी, पॉलीएंड्री इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पॉलीएंड्री इन हिमाचल, ठीक है, पॉलीएंड्री इन हिमाचल, ठीक है। पॉलीएंड्री इन हिमाचल किसकी है? यशवंत सिंह परमार की। अब देखिए, ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमालयन पॉलीएंड्री किसकी है और पॉलीएंड्री इन हिमालयन। जब पॉलीएंड्री पहले होगा तो किसकी है? यशवंत सिंह परमार की, क्योंकि वो पहले सीएम थे। इस तरह थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करो। यदि पॉलीएंड्री पहले, तो पहले सीएम ने लिखी होगी, वो किसने? यशवंत सिंह परमार ने। हिमालयन पॉलीएंड्री किसने लिखी है? डीएन मजूमदार ने। इसके साथ साथ 2-4 बुक्स में आपको ऐसे गिना देता हूँ।
जो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है, जैसे कि किन्नर देश किसने लिखी है? किन्नर देश राहुल संस्कृत्यायन की बुक है किन्नर देश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश परिचय किसने लिखी है? देवराज शर्मा ने। और हिमालय परिचय, देखिए दो बुक है, अलग अलग बुक है, एक है हिमाचल प्रदेश परिचय, एक है हिमालय परिचय। हिमाचल प्रदेश परिचय देवराज शर्मा की है और हिमालय परिचय किसकी है? राहुल संस्कृत्यायन की है। वैसे ही पीड़ पहाड़ारी, पीड़ पहाड़ारी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, पीड़ पहाड़ारी, पहाड़ारी, ये पीड़ पहाड़ारी किसकी बुक है अभी? ये बुक है जयदेव किरण की, ठीक है, जयदेव किरण की। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जयदेव किरण को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। बहुत ही जाने माने लेखक हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, कौन सा अवार्ड इनको मिला है? एक पीड़ पहाड़ारी है, एक कंट्री लाइफ है भाई, कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ किसकी है? नोहरा रिचर्ड्स की, नोहरा रिचर्ड्स, रिचर्ड्स, ओके, ये कंट्री लाइफ इनकी है। अच्छा, तो इसके साथ साथ प्राचीन हिमालय किसकी है? प्राचीन हिमालय, ये किसकी है? एलपी पांडे की, एलपी पांडे, ये बुक है एलपी पांडे की, ओके। तो ये प्राचीन हिमालय वाली बुक वर्ष 2021 में भी पूछी गई थी कि कौन सी बुक है प्राचीन हिमालय, किसने लिखी है? एलपी पांडे ने लिखी है। तो मैंने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बुक आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा डिटेल में यदि आपने बुक्स डिटेल में पढ़नी है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, हिमाचल दर्पण को रेफर कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैंने जैसे कहा 75-76 बुक्स के आसपास दिए हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, वहाँ से आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली मैंने आपको बता दी है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री? हिमाचल प्रदेश का राज्य ट्री कौन सा है भाई? राज्य ट्री कौन सा है हमारा? देवदार है। कौन सा है हमारा राज्य ट्री? देवदार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ राज्य पशु कौन सा है? बर्फीला तेंदुआ। और राज्य फूल कौन सा है? जंगली बुराश, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? भारतीय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, जिसे हम कहते हैं भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? मैडम बीकाजी कामा को जाना जाता है, ठीक है जी। मैडम बीकाजी कामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, भारत की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डेड एज प्लांटेशन क्रॉप? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी सी इन्वायरमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज प्लांटेशन क्रॉप? सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए जी, ये प्लांटेशन क्रॉप होता क्या है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप की यदि आप डेफिनेशन गूगल पे सर्च करोगे तो क्या आएगी? प्लांटेशन क्रॉप आर perennial crops that are grown on a large scale by an individual or company, ठीक है। ये ऐसी क्रॉप्स होती है जिसको इंडिविजुअल ग्रो करता है या एक कंपनी ग्रो करती है, एक लार्जर स्केल पे, बहुत मास स्केल पे प्रोडक्शन के लिए ग्रो करता है। अच्छा, बात आती है कि ये पेरेनियल क्रॉप्स क्या होते हैं? पेरेनियल क्रॉप्स, यदि अब पेरेनियल क्रॉप्स को आप गूगल पे सर्च मारोगे तो इसके निकल करके आएगा कि द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप species that live longer than 2 years without the need for replanting each year। अब देखो किस प्रीएनियल क्रॉप्स कौन सी होते हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनको आपको बार बार उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बार बार उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार उगा दिया तो कम से कम 2 साल तक वो चलेगा। जैसे कि आपने सेब का पौधा लगाया तो वो बहुत सालों तक चलता है, 50 सालों तक, 60 सालों तक चलता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई क्रॉप। तो अब बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप। तो यहाँ से पूरा प्लांटेशन क्रॉप की डेफिनेशन क्या निकल के आई, हम यहाँ से क्या समझे कि इस तरह की क्रॉप जिनको बार बार उगाने की जरूरत ना पड़े, कम से कम 2 सालों के लिए तो एटलीस्ट उगी रहे, ऐसी क्रॉप, और उगाई भी किस तरह से जाए? मास प्रोडक्शन पे उगाई जाए, जिसका यूज़ हम एक्सपोर्ट के लिए करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी करें। अब यहाँ पे बात करते हैं हम राइस की। देखो राइस की यदि बात करूँ, हाँ, एक बार उगा दोगे ना आप, 3-4 महीनों में आकर के आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही शुगर केन है, 1 साल से ज़्यादा 2 साल तक रहती है ये। 2 साल से हमने यहाँ पे बात की, 2 साल से ज़्यादा की बात की हमने, कम से कम 2 साल। तो शुगर कैन 1.5 साल के आसपास से वो काट लेते हैं। उस तरह कॉटन है, कॉटन का भी एक सीजन होता है, उसको काट लेते हैं। लेकिन कोकोनट का क्या होता है? ट्री होता है कोकोनट का, एक बार लगा दिया आपने तो लगा रहेगा वो। तो यहाँ से कौन सी क्रॉप है भाई? प्लांटेशन क्रॉप, कोकोनट। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लांटेशन। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आया होगा। द इंडियन स्टोरी बुक किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? कि ए बुक लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है, द इंडियन स्टोरी बुक, किस फील्ड से रिलेटेड है वो? किस फील्ड से रिलेटेड है वो? रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये करंट अफेयर से आपसे पूछा गया है। तो करंट अफेयर से भी आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे कि ओके, एक थोड़ा सा ऊपर मैं आपको ले चलूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच
ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वेसल्स इन गल्फ रीजन। गल्फ रीजन में, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज को हम गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, जो सऊदी अरब के आसपास वाली जो कंट्री है, ठीक है, रेड सी के आसपास वाली जो कंट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ रीजन बोलते हैं, उस वाले रीजन को हम, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियन वेसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका क्या नाम था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। तो ये भी आपसे कहाँ से पूछा गया है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन आपने नोटिस किया कि करंट अफेयर से आपसे पूछे गए, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स, ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स, ये आपसे क्या पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछा गया, विधानसभा का सत्रावसान का अर्थ निम्न में से क्या है, ठीक है। प्रोरोगेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्रोरोग करना क्या होता है बेसिकली, ठीक है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रोरोग, ठीक है, एक होता है प्रोरोग, एक होता है एडजॉर्नमेंट साइन डी, ठीक है, एक होता है प्रोरोग, एक होता है एडजॉर्नमेंट साइन डी। तो इसके अलावा यदि मैं बात करूं 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे समनिंग, सबसे पहले होता है समनिंग होता है, फर्स्ट होता है समनिंग। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एडजॉर्नमेंट, OURNMENT, एडजॉर्नमेंट हो गया। तीसरा क्या होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डी, JURNMENT, एडजॉर्नमेंट साइन डी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रोरोगेशन, उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन। तो बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, ये जो आपकी लोकसभा का सत्र बैठता है या विधानसभा का सत्र बैठता है उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। यदि हम संसद से रिलेटेड इनको मान के चलें, या जैसे कि इन्होंने यहाँ पे विधानसभा के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, सबसे पहले जब विधानसभा होगी, ठीक है, तो बेसिकली 3 सेशन होते हैं हमारे, जो 3 सेशन में विधानसभा होती है या हमारी संसद बैठती है। तो सबसे पहला सेशन होता है, जैसे हमारा आजकल बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन होता है, और आपका एक विंटर सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, इस तरह 3 सेशन होते हैं। तो जब वो सेशन बुलाए जाते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है, स्टेट में गवर्नर के द्वारा जारी की जाती है, और सेंटर में राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, जिसको हम समनिंग बोलते हैं। तो समनिंग से आप समझ गए कि जब नया सेशन को बिठाना होगा, नया सेशन बैठेगा, तो उसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसको हम समनिंग बोलते हैं। अच्छा, जब वो सेशन बैठता है तो 2 सिटिंग्स में बैठता है, एक सुबह बैठता है, एक शाम को बैठता है। सुबह कितने बजे से, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठता है, फिर 2 से लेकर 6 बजे तक बैठता है। तो इस तरह से 2 सिटिंग में जो एक सेशन होता है वो एक दिन में 2 सिटिंग में बैठता है, ठीक है जी। अब बीच वाला पीरियड को क्या बोलते हैं, रिसेस का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी सेशन चल रहा है, हमारा बजट का सेशन चल रहा है, और वो सेशन चलता है 3 दिन में लगातार चलता है। लेकिन 3 दिन के बाद क्या कहता है, जो सभापति होते हैं वो कहते हैं कि जो अगला सेशन मिलेगा, जब हम अगली बार बैठेंगे, अब तब हम बैठेंगे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 तारीख तक, लगातार 4 दिन में 4 सीटिंग हुई। अब उसके बाद क्या बोला, जो सभापति है उन्होंने कहा कि अगली सीटिंग अब 10 तारीख को होगी। तो 10 तारीख तक जो हमारी जो ये विधानसभा है, या जो यदि वो सांसद में, तो जो हमारी ये संसद है, ये इसको स्थगित किया जाता है। तो उस स्थगित के लिए क्या, उस तरह के स्थगित को हम बोलेंगे एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है कि एक डेट दी जाती है, किसके द्वारा, सभापति के द्वारा एक डेट दी जाती है, उस डेट तक अब अगली सीटिंग नहीं होगी। अच्छा, फिर होता है एडजर्नमेंट साइन डी। तो एडजर्नमेंट साइन डी, इसमें क्या होता है, सिमिलर एडजर्नमेंट की तरह ही होता है ये, पर इसमें क्या होता है, डेट नहीं देता है सभापति, कोई डेट नहीं देता है, ठीक है, कि अगली सीटिंग, जैसे मान लो बजट सेशन क्लोज हो गया, आज लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में अब डेट अनाउंस नहीं करेगा सभापति, क्योंकि खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया है, एडजर्न हो गई है वो। एडजर्न साइन डी का मतलब कि अनिश्चित काल के लिए उसको वो कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया है कि अब अगली सीटिंग नहीं होगी। जब हमारा ये क्लोज हो जाता है एडजर्नमेंट साइन डी वाला, तो उसके बाद क्या करता है, राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन निकालता है, इसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। प्रोरोगेशन से क्या होता है, जो हमारा इस बार का जो सत्र है वो ऑफिशियली क्लोज किया जाता है। जैसे बजट सत्र है, अभी पूरी सीटिंग उसमें कंप्लीट हो गई, तो लेकिन ऑफिशियली कब खत्म होगा, जब प्रोरोग करेगा उसको। कौन प्रोरोग करेगा, राष्ट्रपति जब उसको प्रोरोग करेगा, तो उसको प्रोरोगेशन कहते हैं, ठीक है। तो और सबसे लास्ट में है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आप समझते होंगे कि यदि कोई मेजोरिटी प्रूव करने में असफल रहता है पार्लियामेंट में, तो उससे फिर क्या हो जाता है, जो संसद है वो भंग हो जाती है, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, फिर से इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। तो अब यहाँ पे प्रोरोगेशन पूछा है, तो प्रोरोगेशन ऑफ द असेंबली मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप देखो, विधानसभा का सत्रावसान का क्या अर्थ है, विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना। भंग करना देखो कौन से वाले में आता है, डिसोल्यूशन से। डिसॉल्व करना होता है, भंग करना मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना उसको। वो कब होता है, जब मेजोरिटी नहीं होती उसके पास, ठीक है। और पर ये प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन में क्या होता है कि विधानसभा को भंग कर दिया गया है,
ठीक है, सॉरी विधानसभा जो मतलब जो सत्र बैठा था वो सत्र क्लोज कर दिया गया है ऑफिशियली, ठीक है। तो इस तरह क्या तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना। तो विधानसभा क्या हो गई है, वो सत्र कंप्लीट हो गया है पर हमने उसको भंग नहीं किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप आपको 2-4 कॉन्सेप्ट यहाँ से कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू, ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तक है जी। तो इसमें क्या है, फेफड़े आपका एक ऑर्गन है, किडनी भी ऑर्गन है, अंडाशय भी एक ऑर्गन है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तक क्या है हमारा, रक्त यहाँ पे क्या है हमारा उत्तक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँ, व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट मैटर इन द यूनिवर्स, मोस्ट एबंडेंट मैटर कौन सा है, प्लाज्मा हमारा मोस्ट एबंडेंट मैटर है, ठीक है जी। जो प्रचुर रूप में जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो कौन है, प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है, एक मैटर की पदार्थ की अवस्था है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में होती है उस तरह से प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है किसकी, मैटर की। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए इसने, 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं जनरल साइंस से। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति मिशन जो था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा। तो ये भी किससे रिलेटेड था, हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए अभी तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, इंडियन काउंसिल फॉर सेंट्रल कल्चर रिलेशन ICCR फंक्शंस अंडर द विच यूनियन मिनिस्ट्री, किसके अंडर काम करता है ICCR, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे यदि आप करंट अफेयर पढ़ते रहते हो तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में रहा होगा, तभी आपसे यहाँ पे पूछा गया होगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हो गए। तो BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, BC रॉय अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए अवार्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये अवार्ड्स वाला सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप क्या करना, गूगल पे सर्च मारना, अब डिफरेंट अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स कौन सी फील्ड में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, इसको एक बार जरूर सर्च करके अपने पास इसके नोट्स बना देना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन DCC इज एपेक्स बॉडी अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, एपेक्स का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम, जो उच्चतम बॉडी होती है, सबसे लास्ट बॉडी, कौन से किसके अंडर काम करती है ये सूचना मंत्रालय, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करती है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 27 की, व्हाट इज द रैंक इन द ग्लोबल सिंथेटिक डायमंड एक्सपोर्ट में, कितना रैंक है इंडिया का, 3rd रैंक है। तो देखिए इससे पिछले वाला भी करंट से था, ये भी करंट से, तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपसे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट अ हाई स्पीड, सबसे हाई स्पीड में कौन सा मूव करता है, मर्क्यूरी सबसे हाई स्पीड में मूव करता है, ठीक है। और सबसे गर्म कौन सा है हमारा, वीनस, सबसे हॉटेस्ट कौन सा है हमारा, वीनस। और सबसे फास्टेस्ट कौन घूमता है सन के चारों ओर, मर्क्यूरी। और अपनी एक्सिस पे सबसे फास्टेस्ट कौन घूमता है, जुपिटर। और सबसे ज्यादा मून्स किसके हैं, जुपिटर के सबसे ज्यादा मून्स है, मून्स मतलब चंद्रमा किसके सबसे ज्यादा है, मून इसके। और जो हमारा मार्स है, मार्स उसके कितने मून्स है, उसके पास 2 मून्स है, मार्स के पास 2 मून्स है, ठीक है। और कितने ग्रह हैं टोटल, 8 ग्रह हैं, 8 क्या है, 8 ग्रह प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 8 प्लैनेट्स है। तो यहाँ से सबसे गर्म वीनस हो गया, सबसे फास्ट जो सूर्य के चारों ओर जो सबसे फास्ट घूमता है वो मरकरी, और अपनी धुरी पे मतलब अपने एक्सिस पे जो घूमते हैं सबसे तेज वो है जुपिटर। और सबसे 2 चंद्रमा किसके पास है, मार्स के पास। सबसे ज़्यादा चंद्रमा जुपिटर के पास, कितने चंद्रमा है, 92 मून्स है इसके पास, जुपिटर के पास, ओके। तो ये आपका इससे हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 क्वेश्चन हमारी जनरल साइंस से भी हो गए हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, अखिलेश तुलतिया इसके लेखक है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 6 प्रश्न हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए, 3 क्वेश्चन हमारी जनरल साइंस से रिलेटेड हो गए। अच्छा, तो ये अब पूछ रहा है ये, एक मिनट, द मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज, ठीक है, आंख होती है ना हमारी आंख, तो उसमें क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है। देखो हमारी आंखों में पुतली होती है ना, वो उसका आकार छोटा और बड़ा होता रहता है। यदि आप अपनी आंखों पे टॉर्च मारोगे, ऐसा करना आप कभी अपने पास अपने किसी दोस्त के जो आपके साथ बैठा हो, अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करना और उसके आंख में लगाना उसको, ठीक है। तो उसके हमारे आंख में एक बिल्कुल ऐसे ब्लैक सा बिल्कुल डॉट होता है, सेंटर में ब्लैक डॉट होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आइरिस उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने पुतली कहा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो वो पुतली क्या होती है, जब आप इसमें मान लो इतनी बड़ी है वो अभी पुतली, ठीक है। अब आप क्या करते हो, फोन की टॉर्च ऑन करते हो तो आप देखोगे कि सिकुड़ेगी और वो छोटी हो जाएगी,
ठीक है, ऐसी छोटी हो जाएगी। देखना, आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना इसको, ये होता है। जैसे आप टॉर्च ऑन करोगे ना, धीरे 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 ऐसी उठती रहेगी और इतनी छोटी हो जाएगी ये। अपने किसी दोस्त की ऑब्जर्व करना, ठीक है, ज़्यादा तेज़ रोशनी ना हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये छोटी बड़ी किसकी वजह से होती है, सिलेरी मसल्स की वजह से होती है, सिलेरी मांसपेशियों की वजह से होती है। तो ये हमारे क्या थे, ये भी जनरल साइंस से रिलेटेड था। तो 3-4 क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस से हो गए, 6 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से हो गए। तो अच्छा, तो ये करंट अफेयर का देखो, आपने करंट अफेयर से हमारे लगभग 6 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और जनरल साइंस से हमारे लगभग 4 प्रश्न हमारे जनरल साइंस से पूछे गए। तो 10 प्रश्न तो यही हो गए, ठीक है। तो हमने देखा कि एक इंडिया की पॉलिटी से भी आपसे पूछा गया था, इंडियन पॉलिटी से पूछा गया था एक प्रश्न, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो उसी तरह से अब मैं बात करता हूँ एचपी की, यदि मैं बात करूँ, ठीक है, एचपी से आपसे कहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो हिस्ट्री से यदि मैं बात करूँ, एचपी की हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है। फाउंडर से पूछा गया, स्टेट्स के फाउंडर ऑफ स्टेट्स, जैसे कि उससे पूछा कि गुलेर रियासत का किसने फाउंड किया था, ठीक है। मॉडर्न और कांगड़ा से पूछा उन्होंने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और क्या पूछा उन्होंने, और मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े क्वेश्चन पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ आए थे भाई सबसे पहले। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो एचपी की है, वहाँ से आपसे पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ जियोग्राफी में उन्होंने क्या पूछा, जियोग्राफी में उन्होंने रिवर पूछी, और रिवर के साथ साथ उन्होंने क्या पूछा, पीक्स चोटियाँ, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने क्या पूछा, आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने फेयर पूछे, फेयर एंड फेस्टिवल, ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल से उन्होंने पूछा। उसके बाद मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी से उन्होंने क्या पूछा, वाईएस परमार कब बने थे, एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछा, ठीक है। और फिर जनरली और उन्होंने क्या पूछा, फर्स्ट इन हिमाचल से पूछा कि फर्स्ट इन हिमाचल कि भाई पहला वो कौन था, हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन था, यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। और हाइड्रो पावर स्टेशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाइड्रो पावर स्टेशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हाइड्रो पावर स्टेशन तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करंट अफेयर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या क्या हो रहा है। जनरल थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, करंट अफेयर का भी हल्का फुल्का आइडिया। जनरल साइंस का भी देखो, आप 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछेंगे, पर इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस बार में यदि मैं कंपेयर करूँ पिछले क्वेश्चन पेपर से, इस 2022 के क्वेश्चन पेपर को, तो कंपेरेटिवली टफ आया था ये, थोड़ा पेपर कंपेरेटिवली टफ था, क्योंकि इसमें करंट अफेयर ज़्यादा थे, जनरल साइंस ज़्यादा थी, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल था वो ठीक ठाक एक लेवल से क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए थे। तो इस तरह से हमने क्या किया, वर्ष 2022 में बीएलओ क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसका हमने डिटेल में एनालाइज किया। ये हो सकता है दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में जितने में हमने पढ़ा, हमने क्वालिटी कंटेंट पढ़ा, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखा होगा हमने कितने, एक क्वेश्चन के पीछे हमने 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिलेट करके पढ़ना है कि किस तरह से रिलेट किया जाए। यदि मंडी में ये वाला मंदिर है तो इसके साथ कोई धार तो नहीं है, इस तरह से मतलब रिलेट करके आप जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा निमोनिक्स बना के हो सके, जितना ज़्यादा रिलेट करके हो सके, उतने ज़्यादा रिलेट करके पढ़ें। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है वर्ष 2022 का, वो इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को लेकर के जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करने वाला हूं। तो यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं या फिर इंपॉर्टेंट कुछ जो मुझे सेक्शन लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने एक पीडीएफ वहाँ पे डाली है, तो और भी मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ, तो उसको आप वहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।